हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। हमारा आज का टॉपिक है अपरदन चक्र। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि संसार का धरातल समान नहीं है। कहीं पर पर्वत है तो कहीं पठार है, कहीं मैदान है तो कहीं समुद्र है। इस असमान धरातल पर दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं, आंतरिक शक्तियाँ और बाहरी शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियों में ज्वालामुखी, भूकंप, वलन, भ्रंशन आदि शक्तियाँ आती हैं जो धरातल पर विषमता उत्पन्न करती हैं। दूसरे शब्दों में इनके द्वारा पर्वत, पठार, मैदान, झीलें आदि बनते हैं। बाहरी शक्तियों में अपरदन तथा अपक्षय के सभी कारक जैसे नदी, हिमनदी, पवन, भूमिगत जल, सूर्य, पाला आदि आते हैं। ये शक्तियाँ आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का कार्य करती हैं। बाहरी शक्तियों के इस कार्य को ही अपरदन चक्र। इस प्रकार से स्थलखंड जो ही ऊपर उठता है, बाहरी शक्तियों द्वारा उसका अपरदन आरंभ हो जाता है। वास्तव में अपरदन चक्र उस अवधि या विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें से होकर कोई भी ऊंचा उठा हुआ स्थलखंड विभिन्न अवस्थाओं में अपरदित होकर समतल रूप में परिवर्तित हो जाता है। अपरदन चक्र के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें डेविस महोदय और पैंक महोदय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। W.M. डेविस एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार अ लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, यानी कि कोई स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम और अवस्थाओं का ही परिणाम है। संरचना से तात्पर्य है पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों की आकृति, बनावट, उनमें पाए जाने वाले खनिज, वलन, भ्रंशन, उनका कठोर या मुलायम आदि होना। वास्तव में चट्टानों की संरचना ही स्थलाकृतियों के निर्माण में आधारभूत होती है, क्योंकि संरचना का निर्माण प्रथम क्रिया है और भूआकृतियों का निर्माण बाद की घटना है। संरचना मुलायम या कठोर कैसी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए ये बलुई या अवसादी जैसी मुलायम चट्टानें भी हो सकती हैं, तो ग्रेनाइट जैसी कठोर भी हो सकती हैं। चट्टानों का अपरदन चक्र पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि चट्टान मुलायम है तो अपरदन तीव्र गति से होगा और समान गति से होगा, परंतु यदि चट्टान कठोर है तो अपरदन धीमी गति से होगा और समान होगा। यदि चट्टानें हार्ड और सॉफ्ट दोनों का मिक्सचर हैं तो अपरदन असमान गति से होगा और उससे जो उत्पन्न ढाल होगा वो भी असमान होगा। अब दूसरे अपन आते हैं प्रक्रम पर। स्थलाकृतियों का स्वरूप निर्धारण में प्रक्रमों का विशेष योगदान होता है। जहाँ जो प्रक्रम प्रभावशाली होता है वहाँ वैसी ही भू आकृतियों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए शुष्क प्रदेशों में पवनों द्वारा छत्रक, ड्राई कांटर, इंसेलबर्ग आदि भू आकृतियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार नदियों द्वारा वी आकार की घाटी, जलप्रपात, बाढ़ के मैदान आदि का निर्माण होता है। इसी तरह से यदि किसी क्षेत्र में हिमनद प्रभावशाली है तो वह हिमनदियों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, हिम सोपान या दैत्य सोपान आदि भू आकृतियों का निर्माण होता है। अब अपन आते हैं अवस्था पर। प्रत्येक प्रक्रम की 3 अवस्थाएं होती हैं: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था में अपरदन बहुत अधिक तीव्र गति से होता है। प्रौढ़ावस्था में धीमी गति से होता है। इस दौरान लेटरल इरोजन भी प्रभावी रहता है और तृतीय अवस्था में बहुत ही धीमी गति से अपरदन होता है और निक्षेपण का कार्य ही प्रमुख होता है। डेविस महोदय का कहना है कि पहले
उत्थान होता है, बाद में अपरदन होता है। उनका कहना है कि अंत में सारे जो ऊंचे उठे हुए भूभाग होते हैं वो अपरदित होकर एक समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ अप्रतिरोधी शैलें खड़ी रह जाती हैं। इस प्रकार से बने जो मैदान को उन्होंने पेनीप्लेन या संप्राय मैदान कहा है। डेविस की आलोचना भी की गई है, क्योंकि कुछ विद्वानों का कहना है कि स्थलखंड डेविस ने कहा है कि पहले स्थलखंड का उत्थान होता है, बाद में अपरदन होता है, लेकिन इनके आलोचकों का कहना है कि पहले उत्थान या बाद में अपरदन वाली कोई बात ही नहीं है। सब उत्थान और अपरदन दोनों साथ साथ चलते हैं। उनके जो सबसे बड़े आलोचक वाल्थर पैंक हैं। तो वाल्थर पैंक एक जर्मन विद्वान थे। उनके अनुसार अपरदन चक्र उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के आनुपातिक अंतर का परिणाम है, अर्थात कितना उत्थान हुआ और कितना अपरदन हुआ और दोनों में क्या अंतर है। वाल्थर पैंक ने स्थल रूप के विकास में ढाल के स्वभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने माना है कि जैसे जैसे स्थलखंड का उत्थान होता है उसका अपरदन भी आरंभ हो जाता है। यह अवश्य है कि आरंभ में उत्थान इतना अधिक हो कि अपरदन दिखाई नहीं दे, परंतु दोनों साथ साथ चलते हैं। उन्हीं के शब्दों में उत्थान कभी भी अपरदन कभी भी उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता, दोनों साथ साथ चलते हैं। पैंक ने बताया कि कुछ समय बाद उत्थान समाप्त हो जाता है और अंत तक केवल अपरदन चलता है। आरंभ में उत्थान तीव्र गति से, बीच में सामान्य गति से तथा अंत में घटती दर से होता है। पैंक ने उत्थान की दर की 3 दशाएं बताईं: आफस्ती जिंडे इंटीवक्लुम, ग्लीक फार्मिंग इंटीवक्लुम एंड आबस्ती जिंडे इंटीवक्लुम। आफस्ती जिंडे इंटीवक्लुम उत्थान की प्रथम दशा है। इस दशा में स्थलखंड तेजी से ऊपर उठता है। इस दशा में उत्थान कटाव से अधिक होता है। दूसरी दशा ढाल की है, ग्लीक फार्मिंग इंटीवक्लुम। इस दशा में उत्थान सामान्य गति से होता है। आबस्ती जिंडे इंटीवक्लुम में उत्थान अपनी अंतिम दशा में होता है। इस दशा में उत्थान बहुत ही धीमी गति से होता है और अपरदन की गति तीव्र रहती है। लंबवत कटाव कम हो जाता है और क्षैतिज कटाव के कारण ढाल तेजी से समाप्त होने लगते हैं। पैंक महोदय ने उत्थान से पहले के स्थलखंड को प्राइमर ऑफ कहा है, लेकिन बाद का जो है स्थलखंड है जिसमें ऊंचे उठे हुए भूभाग एक समतल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे उन्होंने ईल्ड्रम्फ कहा है। पैंक के अपरदन चक्र की 5 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में उत्थान बहुत अधिक तीव्र गति से होता है, जबकि अपरदन धीमी गति से होता है। उत्थान तीव्र गति से होने के कारण अपरदन दिखाई नहीं देता। दूसरी दशा में उत्थान के साथ साथ अपरदन की गति भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तीसरी दशा में उत्थान और अपरदन प्रतिस्पर्धा की दशा में रहते हैं। उत्थान अपरदन से और अपरदन उत्थान से अधिक होने की स्थिति में होते हैं। चतुर्थ दशा में उत्थान की गति निरंतर धीमी होती जाती है, परंतु अपरदन की गति वही रहती है, अतः अपरदन अधिक दिखाई देता है और घाटियाँ अधिक गहरी होती जाती हैं। पांचवी दशा में उत्थान के साथ अपरदन की गति भी मंद पड़ती जाती है और ये अंतिम अवस्था होती है अपरदन चक्र की। इस प्रकार से पैंक महोदय और डेविस महोदय ने अपरदन चक्र के विषय में अपने सिद्धांत दिए, जो कि भूगोल में एक अमूल्य निधि है। धन्यवाद।